दिस इज़ माई चैनल SST जोन DAV। हम कर रहे हैं क्लास 8 सोशल साइंस। ये DAV स्कूल के सोशल साइंस बुक का चैप्टर 14 द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये क्लास 8 का सिलेबस है जिसमें हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले कंप्लीट कर लिया है, जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने पार्ट 1 में क्या क्या था। पार्ट 1 में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किया था। उसके बाद 1905 में बंगाल पार्टीशन को किया था। देयर आफ्टर हमने किया था स्वदेशी मूवमेंट्स, जिसमें हमने इंडियन गुड्स को प्रमोट किया था और ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट किया था। आगे आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, सूरत स्प्लिट, मॉर्ले मिंटो, होम रूल लीग, लखनऊ पैक्ट। बुक के अकॉर्डिंग ही मैंने सीक्वेंस में सारे जो इवेंट्स हैं वो टाइमलाइन में डाले हुए हैं। चलिए बुक के साथ ही बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये जो नोट्स हैं वो आपकी DAV के बुक के हैं, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ये ब्रिटिशर्स की जो बंगाल पार्टीशन की पॉलिसी थी, उसी का आउटकम हम इसे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग को कह सकते हैं। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, यानी लोगों को डिवाइड करके रूल करने की पॉलिसी। उसी लिए सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने लोग मुस्लिम्स को इनकरेज किया कि वो अपना एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। तो होम रूल लीग 1906 में फॉर्म्ड हुआ था और उसके फाउंडर थे आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ठीक है। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। 1906 में रिजल्ट आ गया आपका मुस्लिम लीग बन गया। 1907 सूरत स्प्लिट। कांग्रेस के सेशंस हुआ करते थे हर साल, नॉर्मली हर साल किया करते थे सेशंस, यानी जब वो एक बार सारे के सारे कांग्रेस डेलीगेट्स इकट्ठे होकर मीटिंग किया करते थे। तो सूरत सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। स्प्लिट मतलब होता है दो भागों में बट जाना। सूरत के सेशन में जो वहाँ पे लीडर्स थे, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। आप लोगों को याद होगा मॉडरेट्स कौन से लीडर्स थे, जो 3 P's फॉलो करते थे, प्रेयर, पिटीशन और क्या था, प्रोटेस्ट। ठीक है। और रेडिकल्स उसके अगेंस्ट एक्शन में बिलीव करते थे। इन लोगों के बीच डिफरेंसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। जो सूरत सेशन में इसका रिजल्ट हुआ कि ये दोनों के दोनों अलग हो गए। अब यानी कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मॉडरेट्स में और रेडिकल्स में। मॉडरेट्स में हमारे जो लीडर्स होंगे वो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह थे, और रेडिकल्स के लीडर्स जो हैं वो आपको पता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो ये सूरत स्प्लिट भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। 1907 के बाद 1909 इम्पॉर्टेंट है, जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करने के साथ साथ हम लोगों को खुश करने के लिए तरह तरह के छोटे छोटे रिफॉर्म्स लाया करते थे। वो रिफॉर्म्स हमारे लिए यूज़फुल हैं या नहीं, वो तो आप आगे समझ में आपको आएगा। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ही लाए थे। ठीक है। ये रिफॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया था। इनका एम था पेसिफाई द मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कौन थे, जो हमारे कांग्रेस में जब स्टार्टिंग में जो लीडर्स थे उन्हें हम मॉडरेट्स कहते हैं। उनको पेसिफाई करना, यानी उनको थोड़ा सा शांत करना, उनके एंगर को थोड़ा कंट्रोल करना, उनको थोड़ा संतुष्ट करना कि हाँ हाँ थोड़ा दे रहे हैं, जितनी भूख है उतनी चीज़ें नहीं मिलने वाली है, थोड़ा हम आपको दे के बता रहे हैं कि हम आपके बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने स्वराज की डिमांड को इग्नोर कर दिया। ठीक है। जो मेन चीज़ थी उस टाइम स्वराज की डिमांड बढ़ी, उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने एक काम कर दिया बड़ा, कि उन्होंने कम्युनल डिवीज़न इंडिया में बढ़ा दिया और सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि एक कम्युनिटी के लिए उन्होंने अलग से इलेक्टोरेट बनाया, जहाँ सिर्फ मुस्लिम वोटर्स होंगे और मुस्लिम लीडर होंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इंडिया में कम्युनल डिवीज़न को स्टार्ट कर दिया। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आपके लिए जो मेन चीज़ याद रखने वाली है वो है कम्युनल डिवीज़न। पीरियड क्या रहेगा, 1909। पीरियड में आपको साथ के साथ रिवाइज करवाती जाऊंगी। चलिए मुझे कमेंट में आंसर कीजिए, स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। आगे हम देख रहे हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग का फॉर्मेशन हुआ था 1960 में। इसको बनाया था एनी बेसेंट ने, मद्रास में। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी। ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास में इसको बनाया था, और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया था। तो होम रूल लीग पीरियड क्या है, 1916। 1916 में 2 घटनाएं आपको याद आएंगी। दूसरा घटना होगा 1916 लखनऊ पैक्ट। ठीक है।
1916 की दो चीज़ें याद रहेंगी, एक लखनऊ पैक्ट, एक होम रूल लीग। होम रूल लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्या है, एक एसोसिएशन है जिसकी डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना। उनका डिमांड था सेल्फ गवर्नमेंट, वो इंडियंस के लिए मांग रहे थे। ब्रिटिशर्स ने इनको क्रश करना चाहा, फिर भी वो इंडियंस इन काफ़ी जगह इंडिया में स्प्रेड हुए। लखनऊ पैक्ट क्या है, जब कांग्रेस में मॉडरेट और रेडिकल्स अलग हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में 9 साल के बाद वो लोग फिर से रीयूनाइट हुए, यानी ये लोग आपस में मिल गए। अब मुस्लिम लीग ने भी इनको ज्वाइन किया। जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, यहाँ पे वो ब्रेक डाउन हुई। इन तीनों ने मिलकर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया, इसीलिए हम इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और इन सब ने मिलकर सेल्फ रूल यानी स्वराज की डिमांड की। लखनऊ पैक्ट और सूरत स्प्लिट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है। सूरत में वो लोग अलग हो गए, लखनऊ में आके वो लोग मिल गए। 1907 सूरत स्प्लिट और लखनऊ पैक्ट 1916, ये डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरत है। अभी 1916 तक हम आ चुके हैं। अभी महात्मा गांधी की एंट्री हमारे पॉलिटिकल टाइम में हो जाता है, इंडियन पॉलिटिक्स में हो जाता है। 1914 से 1918 हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड को कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो गांधी जी इंडियन कांग्रेस में आ चुके थे। उनका जो प्रोसेस था उसको हम कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या था, नॉन वायलेंट मेथड था, ट्रुथ था, नॉन वायलेंस था, टॉलरेंस था, ब्रदरहुड था, सिंपल लिविंग था। गांधी जी अहिंसा, टॉलरेंस, ब्रदरहुड को सपोर्ट करते थे। अगर उनके आने के पीरियड को आपको याद रखना हो तो आप 1917 से उनके आने के पीरियड को याद रखोगे। 1917 में उन्होंने चंपारण में एक पहला अपना क्या कहते हैं फर्स्ट मूवमेंट किया था चंपारण में। चंपारण कहाँ है, बिहार में। वहाँ के पीजेंट्स को इंडिगो जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ता था। इंडिगो प्रोड्यूस करना इंडियंस को पसंद नहीं था, बिकॉज क्योंकि जो प्रोड्यूस करेंगे उनको ब्रिटिशर्स के ही प्राइस पर उनको बेचना पड़ेगा और डेफिनेटली वो फर्टाइल लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स को फोर्स किया कि वो अपना प्राइस बढ़ाएं ताकि पीजेंट्स को थोड़ा बेनिफिट हो। तो चंपारण सत्य मूवमेंट जो है गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट इंडिया में है, ठीक है। गांधी जी जो थे जब जिस टाइम आ रहे थे उस टाइम हमारे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, दो और लीडर्स भी इंडियन पॉलिटिक्स में आ गए। सेम टाइम है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का। इन लोगों ने भी डिमांड की कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटिक्स में 3 लोग आ चुके हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी का पहला है चंपारण मूवमेंट। कहाँ था ये, बिहार में, और ये पीजेंट्स के लिए था, इंडिगो के प्राइस बढ़ाने के लिए। अब हमारा टाइमलाइन 1919 को फॉलो करेगा। अभी तक हमने जो समझा हम स्टार्टिंग से समझते हैं। कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, बंगाल पार्टीशन हो गया, उसके बाद हमारा स्वदेशी मूवमेंट आ गया, सूरत स्प्लिट हो गया, उसके बाद छोटे छोटे 2 एसोसिएशंस बन गए, मुस्लिम लीग और होम रूल लीग, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद हमारा लखनऊ पैक्ट हो गया। अब हम 1919 में आ रहे हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। ये तीनों सेम पीरियड में है, इसलिए मैंने इसको एक साथ ही समझाने के लिए ट्राई किया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आपको 1909 के रिफॉर्म के साथ थोड़ा सा बॉन्ड करके चलना है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में है, इससे पहले 1909 में एक वो एक्ट आया, उसके बाद एक 1935 में आएगा। ये ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रिफॉर्म के नाम में जो पॉलिसीज़ लाते थे, तो उनको वो रिफॉर्म बोल दिया करते थे, जिससे इंडियंस क्या हो, थोड़े से पैसिफाई हो, यानी इंडियंस को लगे कि वो हमारे लिए सोच रहे हैं। तो 1919 में भी सेम हुआ, उन्होंने स्वराज को इग्नोर किया, उन्होंने स्वराज की कोई वैल्यू नहीं की, इग्नोर किया। उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बनाए जो इंडियंस को पैसिफाई करे। रिफॉर्म्स वर इनसिग्निफिकेंट, इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बनाए और वहाँ पर कुछ लोगों के मेंबर्स बढ़ाए। तो इन्होंने यहाँ पे ड्यूअल गवर्नमेंट यानी डायरकी सिस्टम को शुरू किया प्रोविंस में। जो ब्रिटिशर्स थे, जो उन्होंने किंग्स से जो स्टेट्स हड़प लिए थे
57 से पहले वहाँ उन स्टेट्स को हम वो प्रोविंस कहते थे। वहाँ पे उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी वो डुअल गवर्नमेंट थी, यानी वहाँ पे इंडियंस भी होंगे और ब्रिटिशर्स भी होंगे। तो इंडियंस मिनिस्टर होंगे और ब्रिटिशर्स तो गवर्नर होंगे। जो इंडियन मिनिस्टर होंगे उनके पास बहुत ही नॉमिनल पावर्स होंगी। एक्चुअल पावर रिमेन विद द ब्रिटिशर्स, नो रियल ट्रांसफर टू अथॉरिटी। एक्चुअल पावर ब्रिटिशर्स के पास होगी। तो ब्रिटिशर्स के पास कौन सी पावर होगी? ब्रिटिशर्स के पास पावर होगी कौन सी? उनके पास होगा लॉ, उनके पास होगा पुलिस, उनके पास होगा फिनेंस। और इंडियंस मिनिस्टर को उन्होंने क्या दे दिया? एजुकेशन दे दिया, हेल्थ दे दिया और छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं वो सब दे दी। तो बेसिकली पावर तो उन्होंने अपने पास ही रखा। तो ये रिफॉर्म्स भी इनसिग्निफिकेंट था, उतना हमारे लिए बेस्ट नहीं था। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सबके होश उड़ गए, जिसे हम कहते हैं रॉलेट एक्ट। लोगों को उन्होंने इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की इंडियन लोगों को, उसको हम नाम देते हैं रॉलेट एक्ट। 1919 में ही आया। उन्होंने ब्रिटिशर्स के पावर को बढ़ाने के लिए इंडियंस पे ये लॉ पास किया था। उन्होंने गवर्नमेंट को अलाउ किया कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी जेल कर सकते हैं विदाउट अ ट्रायल। ट्रायल मतलब होता है कि कोर्ट में पेश करना, कोर्ट में और सामने लाना, जज के फ्रंट में लाना। तो उसके बिना ही आप उसको जेल कर सकते हैं, यानी किसी को पकड़ के रख दिया जेल में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते। तो ये रॉलेट एक्ट था। इसके अगेंस्ट पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हुआ और हड़ताल हुआ। इसको हम व्हाई इट वाज कॉल्ड द ब्लैक एक्ट, हम इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहते हैं, काला कानून हम इसे क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसमें अरेस्टेड पर्सन को अपील, दलील और वकील करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। सॉरी, ये हम थोड़ा आगे आ गए, 1 मिनट, ठीक है। इसको हम कहते हैं नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो इसे हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब रॉलेट एक्ट यानी 1919 का ईयर ही बहुत बुरा था इंडियंस के लिए। रॉलेट एक्ट के बाद एक और बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर मतलब बहुत सारे लोगों को जब एक साथ मार दिया जाता है उसे मैसेकर कहते हैं। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, जलियांवाला बाग नियर गोल्डन टेम्पल के पास हुआ था। यहाँ पर एक बाग था जिसमें काफ़ी सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। उसी के अगेंस्ट लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम एक आदमी था जनरल डायर, ठीक है, ये नाम याद रखना, जनरल डायर। इसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया कि गेट बंद कर दो, ब्लॉक कर दो एग्जिट जो है, और ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड, जो भी अनआर्म्ड क्राउड है उन पर ओपन फायर करो। इससे काफ़ी सारे लोग जो थे उसमें जो थे जिनके पास निकलने का रास्ता नहीं था वो मर गए। वहाँ जो कुआं था उसमें काफ़ी सारे लोग कूद गए, दीवारों पे चढ़ने लगे, उनको मार दिया। तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। हंड्रेड्स ऑफ मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन वर किल्ड। शॉक द होल नेशन, पूरा नेशन एकदम शॉक हो गया था। ब्रिटिश ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया था, टॉर्चर, सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर, सेवियर रिस्ट्रिक्शंस। जो ये रिस्ट्रिक्शंस थे सारे के सारे इंडियंस को कंट्रोल करने के लिए थे। तो ये इंसिडेंट्स बहुत ही हिला देने वाले इंसिडेंट्स थे, हमारे हिस्ट्री के इंसिडेंट्स थे। उसके बाद इसमें हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी अभी कवर करेंगे और चौरा चौरी, साइमन कमीशन, लाहौर सेशन करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेते हैं। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि ये उसी का रिजल्ट था, जो 1919 में जो ये जलियांवाला बाग हुआ था उसी का रिजल्ट था। गांधी जी ने कहा ब्रिटिश रूल सर्वाइव्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। ये इंडियंस के कॉपरेशन से ही सर्वाइव कर रहा है। इफ़ इंडियंस स्टॉप कॉपरेटिंग ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स। यानी हम इसको कॉपरेट ना करें, हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएं, हम इनको कॉपरेट ना करें तो इनका रूल अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में। गांधी जी ने वहाँ पर कॉल किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। ये किसके प्रोटेस्ट में था? पंजाब में जो जलियांवाला बाग हुआ था और टर्की में खिलाफी इशू था उसके अगेंस्ट ये था। तो इसमें क्या कहा गया था लोगों को? हाउ इट बिगेन, ये हुआ था लोगों को ये बताया गया कि आपको पीसफुली रिफ्यूज़ करना है कॉपरेट करने से, पीसफुली रिफ्यूज़ करना है, रिनाउंस करना है टाइटल एंड ऑनर्स जो भी आपको ब्रिटिशर्स ने दिया है, बाइकआउट करना है उनके लेजिस्लेचर काउंसिल्स को, स्कूल कॉलेजेस को बाइकआउट करना है, गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट्स को बाइकआउट करना है, सेटिंग ऑफ इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूशन यानी इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुए थे, जामिया मिलिया और काशी विद्यापीठ।
इंडियन स्कूल्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, कॉलेजेस इंट्रोड्यूस हुए थे ताकि बाइकआउट हो सके ब्रिटिश कॉलेज का, इंडियन गुड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, ये हमारे स्वदेशी मूवमेंट से ही स्टार्ट है। बॉन फायर ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स को आग में जला दिया जाता था और हड़ताल और स्ट्राइक्स पूरे कंट्री में, थ्रू आउट पूरे कंट्री में हो रहा था। ठीक है, अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन था, यानी बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे थे। आफ्टर 1919 द मूवमेंट ग्रो इनटू अ मास मूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट, वर्कर, ट्रेडर, वुमेन। तो इसमें अब हर कोई आ चुका था, इसमें सिर्फ अब कांग्रेस के लीडर्स नहीं थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल थे, स्टूडेंट्स थे, वुमेन थी, ट्रेडर्स थे, हर कोई थे। अब इससे एक चीज़ हो गया कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी बढ़ गई, यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इंक्रीज्ड, पीपल टुक पार्ट होल हार्टेडली, लोगों ने इसमें बहुत ही अपने दिल से इसमें पार्ट लिया था, क्योंकि सबको अब लग रहा था कि इस मूवमेंट से हमें फ्रीडम मिल जाएगी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था इसमें, ब्रिटिशर्स ने मेजर लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था एक्सेप्ट गांधी जी को छोड़ के इन्होंने क्या किया था, सारे लीडर्स को एक्सेप्ट कर लिया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल ही रहा था उसी बीच में एक और इंसिडेंट होता है चौरी चौरा, जो 1922 में है, 5 फरवरी 1922। ये उत्तर प्रदेश का एक चौरी चौरा प्लेस है। वहाँ पे पुलिस ने कुछ पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर जो ग्रुप थे उस पर फायर कर दिया था। तो एंग्री मॉब ने भी पुलिस स्टेशन में फायर कर आग लगा के, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। तो एंग्री मॉब जो गुस्साए हुए भीड़ थे उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ऐसा चौरी चौरा एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। इसमें गांधी जी का रिएक्शन आया था कि उन्हें ये वायलेंट एक्सीडेंट फील हुआ कि वायलेंट इंसिडेंट है और गांधी जी वायलेंट के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो नॉन वायलेंट कैरेक्टर को लेके है वो चीज़ खत्म हो रही है, इसलिए मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले रहा हूँ। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, बट इनसे सारे के सारे लीडर्स अग्री नहीं करते थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने इसको विड्रॉ करने का अपोज किया था। उसी टाइम में स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने फॉर्म की थी ताकि ब्रिटिश रूल से फाइट किया जा सके। अब हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या था, वैल्यू क्या था। हालांकि ये विड्रॉ हो गया, ये मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया था, बट इसने पूरे कंट्री में नेशनल अवेकनिंग कर दी, लोगों के अंदर नेशनलिज्म भर दी थी। नेशनलिज्म क्या है, मैंने बताया था कि ऐसी फीलिंग है जो पूरी कंट्री को यूनाइट कर रही है। मास कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास कैरेक्टर दिया, भीड़ सब के सब एक साथ जुड़ गए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉपुलराइज हो गई, रिडक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी हुई, लोगों के अंदर अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग धीरे धीरे खत्म हो गई। पीजेंट्स और वर्कर भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ गए। इसके आगे वाला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साइमन कमीशन। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।